यानी आज हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ठीक है। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया, क्या इसमें प्रावधान किए गए, इसका क्या निष्कर्ष निकल के आया, ये सब की सब चीजें हमको जाननी है, ठीक है। हम प्रारंभ में ये आपको बता चुके हैं शुरुआत में ही, और बताया वो है कि कैसे कंपनी की कठिनाइयां थी, ब्रिटेन से वो निपट ली। ब्रिटेन में कुछ लोगों ने विरोध किया था तो कंपनी ने वहां उनको दबा दिया। बंगाल में जो विरोध हुआ था वो दबा दिया, और भारत में जो अन्य यूरोपीय कॉम्पिटिटर थे उनको भी दबा दिया। क्लियर है? मामला बढ़ कहां तक गया? यहां तक बढ़ गया कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में जा रही थी। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद की संधि के माध्यम से मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय क्लाइव को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा 3 प्रांतों की दीवानी दे चुके थे, और बंगाल के तो निजामत के अधिकार तक छीन लिए थे, सेना वाले जो अधिकार थे, मिलिट्री शासन का भी। अब हुआ ये कि कंपनी के शेयर होल्डर्स को ये लगने लगा कि पहले जो लाभ होता था उस लाभ का सिर्फ हमको जो डिविडेंड मिलता था वो 6% था, या 6% था। 1767 में इस लाभ की यानी डिविडेंड लाभांश की जो रेट थी बढ़ा करके 12.5% कर दी, 12.5%। सोच के देखो क्या कि कंपनी को जितना लाभ हुआ है, अगर उस लाभ का सिर्फ 6% हर व्यक्ति को मिलेगा तो बाकी लाभ कंपनी के मूल पूंजी में जुड़ जाएगा, जो मेन कैपिटल हो कंपनी उसमें जुड़ जाएगा, तो कंपनी की कैपिटल और बढ़ जाएगी। लेकिन यदि कंपनी का जो डिविडेंड है जो शेयर होल्डर्स का अगर 6% से 12.5% कर दिया गया तो कंपनी की मूल पूंजी में वृद्धि कम होगी, क्योंकि 12.5% लोगों को चले जाएगा, मूल पूंजी वृद्धि कम होगी। अब सोचो, इसका मतलब है कि कंपनी की कैपिटल में कमी आएगी कि नहीं आएगी? तुलनात्मक रूप से कंपैरेटिवली कंपनी की कैपिटल में कमी आएगी। एक बात तो ये कि डिविडेंड बढ़ा दिया गया। दूसरी बात ये थी कि कंपनी से ब्रिटेन की सरकार ने 4 लाख पाउंड मांगे, कहा कि आप 1772 तक यानी 1767 में ये समझौता किया और तब तक आप हमको 4 लाख पाउंड पर ईयर प्रॉफिट दोगे या एज रेवेन्यू दोगे, क्योंकि बहती गंगा में हाथ धोने से कोई नहीं छूट रहा था। ब्रिटेन के पॉलिटिशियंस भी अब ये सोचने लगे कि कंपनी जब इतना अनाप शनाप पैसा कमा रही है तो हम क्यों ना अपना हिस्सा मांग लें, हम भी ले लें, क्योंकि कंपनी तो अपनी ही है। यानी ये टाटा कंपनी बांग्लादेश को खरीद ले या पाकिस्तान को खरीद ले और वहां जाके खूब पैसा कमाए तो मोदी गवर्नमेंट तो कहेगी ना, हाँ कुछ इधर भी दो, यही होगा ना। ठीक इन लोगों ने ऐसा किया। 2 नंबर, कैपिटल में कमी हुई, गवर्नमेंट को रेवेन्यू दिया गया। तीसरी बात यह थी क्या कि क्लाइव ने अगस्त 65 में यानी 1765 में क्लाइव ने एक ट्रेड सोसाइटी बनाई थी। क्या बनाई थी? ट्रेड सोसाइटी बनाई थी, और इस ट्रेड सोसाइटी ने अपना प्राइवेट ट्रेड किया। इसकी मेंबर ने प्राइवेट ट्रेड, जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप अपना खुद का प्राइवेट ट्रेड करते हैं, अपना निजी व्यापार करते हैं, तो आप कंपनी के नाम पर व्यापार कर रहे हैं तो कंपनी को घाटा लगेगा कि नहीं लगेगा? क्लियर? और 1767-68 अंग्रेज मैसूर में युद्ध कर रहे थे। मैसूर में युद्ध चल रहा था उनका हैदर अली के साथ, तो कंपनी को वहां भी घाटा लगा, क्योंकि प्रथम मैसूर युद्ध, द्वितीय मैसूर युद्ध दोनों ही कंपनी के लिए क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से इतने बड़े खतरनाक साबित हुए कि दोनों में कंपनी को हारना पड़ा और जबरदस्त क्षतिपूर्ति यानी रिकंपनसेशन देना पड़ा हैदर अली को कंपनी के द्वारा।
यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की हालत साउथ में खराब कर रखी थी हरकली ने 2 मैसूर युद्धों के दौरान। एक फैक्टर डिविडेंड बढ़ा दिया गया था, दूसरा फैक्टर रेवेन्यू मांग लिया था, तीसरा फैक्टर ट्रेड सोसाइटी ने अपना निजी व्यापार करना शुरू कर दिया था, और चौथा फैक्टर ये निकल के आया कि जो वार थे, वार्स एक्सपेंस बहुत हो गया, युद्धों का खर्च बहुत हो गया था। तो कुल मिलाकर के कंपनी की हालत बड़ी खस्ता हो गई। आप सोच के देखो क्या 1772 में कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से उल्टा कहा कि हे महाराज, आप हमको 10 लाख का पाउंड का ऋण दे दीजिए ना प्लीज। 10 लाख पाउंड का ऋण मांगा ब्रिटिश गवर्नमेंट से। ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या था चौंधा में, कहा कि भाई हम तो तुम 4 लाख पाउंड पर ईयर हमको देते थे, अब ऐसा क्या आन पड़ा कि आपको 10 लाख पाउंड का ऋण हमसे चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ये डेट की जो डिमांड थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को हजम ही नहीं हुई। ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। क्लियर? एक बात समझ में आई? तो एक फैक्टर था कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो चुकी थी, कंपनी दिवालिया हो चुकी है। क्लियर? लिख लो फटाफट। यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आने का एक कारण क्या था? कंपनी में दिवालियापन, और दिवालियापन के लिए जिम्मेदार कौन कौन से कारण थे? ये 4 कारण हैं। हो गया? अगर नहीं हुआ तो बगल वाले से देख लेना, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि ठीक ठाक लिखूं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी, आप एक बात और सोचो, 24 मई 1769 डेट क्या है? 24 मई 1769 को कंपनी का, ये लिखना नहीं है, कंपनी का एक सर्वेंट था जिसका नाम था रिचर्ड बेकर। क्या था? रिचर्ड बेकर। रिचर्ड बेकर ने, बंगाल में भी डुअल गवर्नमेंट चल रही है ना, 1765 से 1772 तक चलती है, जब तक रेगुलेटिंग एक्ट नहीं आ जाता तब तक चलती है डुअल गवर्नमेंट। वो कहता है रिचर्ड बेकर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लिखता है। क्या लिखता है? वो ये कहता है कि इस बात को सुनकर के हर अंग्रेज दुखी होगा। एवरी इंग्लिश वुड गॉट हर्टेड हियरिंग दिस या लिसनिंग दिस। व्हाट? कि जो भारत, जो खूबसूरत देश इतने निरंकुश राजाओं के काल में भी फलता फूलता रहा, ऑटोक्रेटिक रूल में भी वो फ्लोरिश करता रहा, आज वो देश पूरी तरह विनाश की ओर जा रहा है। और उस विनाश का सिर्फ एक कारण है, ईस्ट इंडिया कंपनी की कारनामे। एक दूसरा व्यक्ति संसद में बोलता है, एक सांसद होता है ब्रिटेन का, वो क्या कहता है? वो कहता है कि विश्व की अगर सभ्य सरकारों की तुलना की जाए, पूरी दुनिया में जितने भी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट हैं, अगर उस आधार पर कंपैरिजन किया जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन चला रही है बंगाल में, उससे ज्यादा निम्नतम स्थिति, निकृष्ट, भ्रष्ट कोई सरकार दुनिया में हो नहीं सकती। और ये ब्रिटेन के नाम पर कलंक लगा रही है, क्योंकि भारत के लोग सोच रहे होंगे कि ब्रिटेन कैसा है। क्लियर? इस बात से थोड़ा दुख हुआ, ब्रिटेन की संसद में यह सवाल पैदा होने लगा क्या कि क्या एक प्राइवेट कंपनी विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ क्राउन कैन रूल इन अनदर कंट्री? ये लीगल प्रश्न था। कैसे? क्या अगर भारत की टाटा कंपनी
पाकिस्तान को अधिग्रहित करके शासन करने लगे, तो क्या वो भी विदाउट मोदी गवर्नमेंट के अनुशंसा के, सिफारिश के, कोई उसका लेन देन नहीं, तो क्या मोदी गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगी? लीगल सा सवाल है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ही भारत की सॉवरेन गवर्नमेंट है, संप्रभु सरकार है, और एक संप्रभु सरकार की बिना अनुमति के एक प्राइवेट कंपनी दूसरे देश को कैसे शासित कर सकती है? समझ में आया? दूसरा मामला था द क्वेश्चन ऑफ लीगलिटी। दूसरा कारण क्या था मुख्य? क्वेश्चन ऑफ लीगलिटी। As company was enjoying political sovereignty without authorization of crown, in Bengal, यानी बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी राजनीतिक संप्रभु इकाई के रूप में काम कर रही थी, पॉलिटिकल सॉवरेन पावर के रूप में काम कर रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी से बड़ी पावर बंगाल में थी ही नहीं कोई। इसलिए सांसदों ने, ब्रिटेन के पार्लियामेंटेरियन थे, उन्होंने एक लीगल क्वेश्चन उठाया, इज इट राइट, इज इट लीगल एंजॉयिंग पॉलिटिकल सॉवरेनिटी इन अनदर कंट्री विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ क्राउन? क्राउन की बिना अनुमति कैसे संभव हो सकता है? इसका मतलब है कि कंपनी को रेगुलेट करने का समय आ गया। कंपनी को रेगुलेट होना ही चाहिए। क्लियर? एक बात और बता दो, वो बात क्या थी? रिचर्ड वेकर का स्टेटमेंट, ब्रिटेन में ब्रिटिश की एक सांसद का स्टेटमेंट, लीगल क्वेश्चन आ गया। एक सवाल और कि कंपनी जब इतना धन लेके जाती थी, तो जो अंग्रेज व्यापारी, जो कंपनी के जो प्रमुख लोग थे, जब वापस जाते थे तो पिट द एल्डर, यानी जो ज्येष्ठ पिट, जिसका नाम है ज्येष्ठ पिट, उनको क्या कहता था? द इंग्लिश नवाब, द इंग्लिश, अंग्रेज नवाब। उन लोगों ने ब्रिटेन में इतना पैसा डाला कि अब पिट द एल्डर ने ये एस्पर्शन कास्ट किया, ये आशंका व्यक्त की कि ये निश्चित ही ब्रिटेन की राजनीति को करप्ट कर देंगे, और जिस तरीके का शासन कंपनी बंगाल में कर रही है, ठीक वैसा ही स्वरूप ड्यू टू करप्शन विल बी एक्सपीरियंस्ड इन आवर ब्रिटेन। हमारे ब्रिटेन में देखने को मिलेगा वही ठीक स्वरूप जो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में दिखा रही है। इसलिए कंपनी को रेगुलेट करना बहुत जरूरी हो गया है। क्लियर है दूसरी बात? अगला कारण क्या है? जो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, इसमें कुछ दिक्कतें थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम थी। कंपनी के निदेशक मंडल की समस्याएं, क्या समस्याएं थी? कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर्स थे, उन सबको बोलते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। क्या बोलते थे? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, यानी स्वामित्वधारियों का मंडल। ये स्वामित्वधारियों का मंडल फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनता था। जैसे सभी शेयर होल्डर कंपनी में बीओडी चुनते हैं, डायरेक्टर चुनते हैं, ये इसको इलेक्ट करता था। और जो बड़े बड़े लोग होते थे, वो पैसे देकर के सारे शेयर खरीद लेते थे। बड़े बड़े लोग पैसे देकर के सारे शेयर खरीद लेते थे। क्यों? क्योंकि एक शर्त थी शेयर होल्डर बनने की, कहा गया 500 पाउंड लो, 500 पाउंड। अगर कोई व्यक्ति 500 पाउंड का मालिक है पिछले 6 महीने से, सिंस अर्लियर 6 मंथ, पिछले 6 महीने से अगर 500 पाउंड का कोई व्यक्ति मालिक है, तो वो शेयर होल्डर बन सकता है, और वो शेयर होल्डर वोटिंग में भी भाग ले सकता था।
इसलिए लोग ठीक 6 महीने पहले पैसा लगाते थे बड़े बड़े और सारे शेयर खरीदने की कोशिश करते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपने लोग बिठाते थे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही कंपनी की पूरी बिजनेस चलाता है। कौन चलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसका मतलब है कि कंपनी की सारी नीतियों को बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पैसे वाले जो ब्रिटेन के रिच पीपल थे, वो कंपनी की पॉलिसी, कंपनी की एक्टिविटीज, कंपनी की बिजनेस सबके सब अपने फेवर में कर लेते थे और इस फेवर के माध्यम से वो ब्रिटेन की पार्लियामेंटेरियंस को, ब्रिटेन के सांसदों को खरीद लेते थे और उन सांसदों से अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाते थे जो कंपनी के लिए फायदेमंद हो। यानी एक कितना बड़ा वाइशियस साइकिल चल रहा था। क्लियर? इस बात पर बहुत परेशानी हुई। ब्रिटेन में सामान्य जनता ने विरोध करना शुरू कर दिया। ब्रिटेन की सामान्य जनता, कंपनी के जो भी व्यक्ति, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, वो भी वहां इतनी अमीरी सी रहता था जैसे क्राउन का ही दादा हो या क्राउन का घर वाला हो। क्राउन मतलब ब्रिटेन का कोई भी रानी है या फिर राजा है, कोई भी हो, उसका हम लोग क्या इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए? क्राउन। तो ऐसा लगता था जैसे क्राउन का ही कोई संबंधी हो, इतना पैसा। कंपनी लगातार युद्ध कर रही थी, ब्रिटेन के नाम पे बट्टा लग रहा था, कंपनी का दिवाला निकल गया, कंपनी का शासन भारत में ठीक नहीं था। रिचर्ड बेकर का स्टेटमेंट हमने देखा कि जो निरंकुश राजाओं के शासनकाल में भी जो देश फलता फूलता रहा, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में पूरे गर्त में जा रहा है। ये रिचर्ड बेकर के चला गया। आप सोच के देखो, एक कंपनी का एक सेवक क्यों कहेगा अगर सच में ऐसा नहीं होता तो? सच में ही ऐसा होगा ना। इसकी वजह से क्या हुआ? अब सोचा गया कि कंपनी को कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कंपनी ऋण मांग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ तो इसमें धांधलीबाजी हुई है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया? नवंबर 1772 में, नवंबर 1772 में उस समय जो ब्रिटेन का पीएम था या इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था, इंग्लैंड पीएम था, वो था लॉर्ड नॉर्थ। कौन था? लॉर्ड नॉर्थ था। लॉर्ड नॉर्थ ने नवंबर 1772 में 2 कमेटी सेटअप की गई थी। एक को कहा गया सिलेक्ट कमेटी, यानी प्रवर समिति, सिलेक्ट कमेटी, और एक को कहा गया सीक्रेट कमेटी, यानी गुप्त समिति, और इसको प्रवर समिति। 2 समितियां बिठाई। इन 1772 में इन दोनों ही कमेटियों ने अपना एक ह्यूज रिपोर्ट प्रस्तुत की, भारी भरकम रिपोर्ट जारी की और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को, यानी इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को सौंप दी। अपनी इस रिपोर्ट सौंप दी। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के पीएम के लिए यह आवश्यक हो गया था, इंग्लैंड के पीएम के लिए आवश्यक हो गया था कि कंपनी को बताए बिना एक सीक्रेट कमेटी बनाना जरूरी है। क्योंकि अगर कंपनी को पता चल जाता कि कमेटी बनी हुई है, तो वो लोग कंपनी के लोगों को, इस सीक्रेट कमेटी के लोगों को भी खरीद लेते और कंपनी के फेवर में काम करवा लेते। इसलिए सीक्रेट कमेटी बनाई गई थी। रिपोर्ट में इन लोगों ने कहा कि कंपनी की हालत वास्तव में खराब है, रियल में खराब है, और कंपनी ने अपनी एक्टिविटीज को इंडिया में इतना फैला दिया है कि जिधर देखो उधर एक युद्ध में उलझी हुई है। कंपनी हैव वेज्ड द वॉर ऑल ओवर द इंडिया, हर जगह युद्ध छिड़े हुए हैं। और जो ट्रेड सोसाइटी है वो अपने निजी व्यापार के कारण कंपनी को लगातार धक्का पहुंचा रही है। और जो ब्रिटेन में, जो बंगाल में जो शासन चल रहा है, उस बंगाल के साथ डुअल गवर्नमेंट के कारण बंगाल की जनता की स्थिति और भी खराब होती जा रही है। ये स्थिति तब और खराब हो गई जब 1772 में बंगाल में ड्रॉट आ गया, सूखा पड़ गई। 1772 बंगाल में सूखा पड़ गई,
तो उसने बंगाल की बहुत सारी पॉपुलेशन को एलिमिनेट कर दिया, समाप्त कर दिया, पेरिश कर दिया। अब ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ को लगा कि सच में अब तो कुछ करने की आवश्यकता है। क्लियर? लॉर्ड नॉर्थ ने काफी प्रयास किए और इस गुप्त समिति की सिफारिश पर ऑन द रिकमेंडेशंस, यानी इसने जो भी सिफारिश दी थी कुछ सुधारने के लिए, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ सीक्रेट कमेटी, यानी गुप्त समिति की सिफारिश पर 2 एक्ट्स वर पास्ड, 2 अधिनियम पारित किए गए। कितने अधिनियम पारित किए गए थे? 2 अधिनियम पारित किए गए। क्लियर है? बता दें। अब तो खेल में मजा आ रहा है ब्रिटेन के लोगों को कि अब ठीक है, कुछ तो अच्छा हो रहा है, अब ठीक है। वो 2 एक्ट कौन कौन से थे? 2 एक्ट पास किए गए 1773 में। एक एक्ट के माध्यम से उनको कहा गया, क्या कहा गया? एक्ट नंबर 1, यानी फर्स्ट जो एक्ट था, उस फर्स्ट एक्ट के माध्यम से कंपनी को 14 लाख पाउंड का ऋण दे दिया गया। कितने पाउंड का ऋण दिया? 14 लाख पाउंड का ऋण दिया गया ऑन 4% एनुअल इंटरेस्ट। 4% की वार्षिक ब्याज लगा दी और 14 लाख पाउंड का ऋण दे दिया। कंपनी ने कितना मांगा था? 10 लाख। और ये कहा, क्या कहा कि कंपनी को अपने सारे वित्तीय मामलों की रिपोर्ट समय समय पर, यानी कि जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, फाइनेंशियल रिपोर्ट किसको देनी है? टू फाइनेंस डिपार्टमेंट, वित्त विभाग को सौंपनी पड़ेगी। वित्त विभाग को सौंपनी पड़ेगी। क्लियर? और क्या किया गया? 2 ही पॉइंट फिलहाल बहुत है, जानना है। दूसरा एक्ट वही है जिसे हम फेमस रूप से जानते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। पिट द एल्डर कहता है, क्या कहता है? द रेगुलेटिंग एक्ट वाज एन अटेम्प्ट टुवर्ड्स रिफॉर्मेशन, यानी जो रेगुलेटिंग एक्ट था